नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ स्वामी सर पर मैं कृष्णा सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे वर्ग स्क्वायर की। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। वर्ग क्या होता है? सबसे पहले इसकी परिभाषा आपको पता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं यानी चारों भुजाएं समान माप की और प्रत्येक कोण समकोण होता है। अर्थात आप कह रहे हो कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान लंबाई की और प्रत्येक कोण समकोण होता है। ABCD एक चतुर्भुज था जिसकी चारों भुजाएं समान है। तो आप कह सकते हो पहला पॉइंट कि AB जितना है उतना BC होगा, उतना ही CD होगा और उतना ही DA होगा। अर्थात चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर हैं। ये भुजा ये बराबर है। और क्या बोला? प्रत्येक कोण समकोण होगा। प्रत्येक कोण समकोण होगा यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। चारों कोणों पे 90 डिग्री रहेगा। तो आप क्या कह सकते हो कि कोण A, कोण B और कोण C, कोण D ये चारों बराबर हैं और बराबर के साथ ही ये भाई समकोण है यानी 90 डिग्री हैं। तो ये बात तो आपको डेफिनेशन के बारे में तो पता होगी। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की, और अगला पॉइंट है इसके विकिरणों से संबंधित। तो देखिएगा, विकिरणों की बात करो तो विकिरणों में क्या है कि इसके दोनों विकिरण समान लंबाई के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, A को C से मिला दिया और B को D से मिला दिया तो दोनों विकिरण खिंच गए। एक AC है और एक BD। तो आप क्या कह दोगे कि AC विकिरण और BD विकिरण दोनों बराबर लंबाई के होते हैं। अर्थात दोनों विकिरण, मैं लिख दूं, दोनों विकिरण समान लंबाई के होते हैं। समान लंबाई के होते हैं। अब इसके आगे बात करें कि जहां दोनों विकिरण काट रहे हैं, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को मैंने O बोल दिया। तो दोस्तों O इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा? मिड पॉइंट होगा यानी मध्य बिंदु होगा। O क्या है भाई? मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु है। ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे जो अगला पॉइंट है वो अगला पॉइंट क्या है कि विकिरण कोण को, ये इसका पहला था, अब इसके बाद दूसरी करते हैं। विकिरण होता है, विकिरण कोण को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है। अर्थात मैंने क्या बोला कि आप एक वर्ग बना रहे थे और वर्ग का विकिरण खींच रहे हो और आपको पता है प्रत्येक कोण समकोण है। तो जैसे ही आपने ABCD में ये AC विकिरण खींचा तो AC विकिरण इस कोण को समान दो भागों में बांट कर गया, यानी ऊपर भी 45 डिग्री और नीचे भी 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि टोटल 50 डिग्री है। तो बोला सर ये आधा आधा क्यों हुआ? क्यों? एक बात बताइए, आपको पता है कि समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं। समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं। आपको पता है जितना AB है उतना ही BC है, उतना ही CD और उतना ही D है। तो आप एक बात बताइए, 45 इसके सामने की भुजा ये A है और इस 45 के सामने की भुजा भी जितनी है उतनी है। तो दोनों भुजा बराबर हैं AA। तो आप दोस्तों क्या कह सकते हो कि समान भुजा के सामने बने कोण समान होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये, जितना ये उतना ये। यानी मैं कहना चाहूँ ये 45 डिग्री हो गया तो ये भी 45 डिग्री है क्योंकि ये भी विकिरण ही गया। बात सही है। तो अब एक बात बताइए, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और आप त्रिभुज ABO की बात करो, त्रिभुज ABO की बात करो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दोस्तों 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री। तो मुझे एक बात बताइएगा कि जब ABO त्रिभुज में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री हो रहा है तो बच गया ये वाला कोण, तो ये वाला कोण दोस्तों 90 डिग्री होगा या नहीं होगा? ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों विकिरण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब क्या? अभी ध्यान देना, आपने बोला लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब का मतलब एक दूसरे को जहां काटेंगे वहां 90 डिग्री का कोण अंतरित करेंगे। एक दूसरे को जहां काट रहे हैं वहां 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया, जब ये 90 डिग्री है तो ये भी हो गया, और ये है तो ये वाला। तो बताओ विकिरण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं, ये बात सही है या गलत है?
और आप कह सकते हो विकिरण जितना ये है उतना ही ये है। क्यों? क्योंकि ओ को आपने क्या बताया है, मिड पॉइंट बताया है, जितना ये उतना ये। तो दोस्तों उम्मीद है शायद आपको विकिरणों की बात समझ में आ गई होगी कि विकिरणों के लिए मैंने बोला कि दोनों विकिरण समान लंबाई के होते हैं, और साथ ही क्या बोला, विकिरण कोण को समद्विभाजित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई वर्ग के लिए, और इसके आगे हम बात करेंगे समचतुर्भुज रोम्बस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो विकिरण कोण को समद्विभाजित करता है, बात सही है। जब समद्विभाजित करा तो आपने देखा कि ये 45 है, ये 45 है, तो ये 90 डिग्री बन गया था। तो आपने क्या बोला, दोनों विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, यानी लंबवत होते हैं। अर्थात मैं इस बात को लिखना चाहूँ तो बोलूँगा कि जो AB विकिरण है, AC विकिरण है, वो परपेंडिकुलर है BD पर। और आप ये बात उल्टी भी कह सकते हो कि BD परपेंडिकुलर है AC पर, ये वाली बात सही है। अर्थात विकिरण एक दूसरे पर लंबवत है। और आप ये भी कह सकते हो कि जितना AO है उतना ही OC है, उतना ही OB है, और उतना ही OD है। ये बात सही होगी। तो चलिए दोस्तों आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करते हैं। देखिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और तीसरा पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। क्या है, वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति क्या बनती है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार के एग्जाम से भी पूछा गया है। कह रहा है कि वर्ग की सभी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को यदि मिला दिया जाए तो बनने वाली आकृति क्या होगी। आपको ऑप्शन दे दे जैसे आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, तो आपको बताना होगा कि बनने वाली आकृति क्या होगी। तो दोस्तों वर्ग की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति वर्ग ही बनती है। क्या बनती है? वर्ग ही बनती है। क्यों बनती है अभी मैं समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अर्थात इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो स्ट्रक्चर तो ये है कि एक वर्ग था ABCD, और मैंने बोला कि इसकी चारों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए। इसकी चारों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो एक आकृति प्राप्त होगी, और वो आकृति क्या होगी, ये वाली बात आपसे एग्जाम्स में काफ़ी बार एग्जामिनर पूछ लेता है। तो बताइए दोस्तों, जो ABCD के बाद में आपने चारों बिंदु मिलाए और आकृति बनी PQRS, तो ये PQRS क्या कहलाएगी दोस्तों? वर्ग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वर्ग कहलाएगी। क्यों कहलाएगी अभी एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मैं आयत, समांतर चतुर्भुज दोनों में पढ़ा चुका हूँ कि कौन सी आकृति बनती है, कैसे बनती है, उसी प्रकार मैं इसमें बताऊँगा कि वर्ग बनी तो क्यों बनी। ध्यान दीजिएगा एक बार। आपने बोला कि एक समांतर वर्ग था, वर्ग की सभी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को आपको मिलाना था। आपने बोला कि ये ABCD एक वर्ग था। आप इसका एक डायगोनल खींचिए दोस्तों, यानी एक विकिरण खींचिए। जैसे आपने एक विकिरण खींचा तो वर्ग दो आकृतियों में बट गया। आपको पता है ऊपर वाली आकृति त्रिभुज है, नीचे वाली त्रिभुज है। तो मैं ऊपर वाली की बात करूं तो आप कह सकते हो AD भुजा का यदि मिड पॉइंट लूँ तो ये रहा, DC भुजा का मिड पॉइंट लूँ तो ये रहा। तो आपको पता है, ये मैं पहली बार नहीं बता रहा हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त रेखा तीसरी भुजा के समानांतर व तीसरी भुजा की आधी होती है। ये वाली बात मैं बता चुका हूँ। ये विकिरण यदि D लंबाई का है तो आप जैसे ही इस बिंदु को यहाँ मिलाओगे और ये मान लो SR दे दिया मैंने, तो आप क्या बोलोगे, जो SR है वो AC का आधा और AC के समानांतर है। अर्थात क्या बोला था कि तीसरी भुजा के समानांतर व तीसरी भुजा का आधा होता है। जब ये भुजा D है तो भाई साहब ये D/2 हो गई। बात सही है। ऐसे ही यदि मैं नीचे वाले पॉइंट्स के मिड पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो आप बोलोगे ये ट्राइंगल सेम इसी प्रकार का नीचे बना, तो ये D था तो ये हो गया D/2। तो आप क्या बोलोगे, AC के समानांतर है PQ, AC के समानांतर है PQ और AC का आधा है PQ। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ऐसे ही यदि मान लीजिए आप इसका दूसरा डायगोनल खींचते हो, दूसरा विकिरण खींचते हो,
तो आपको इस बात की जानकारी है कि इसके दोनों विकिरण समान लंबाई के होते हैं और दोनों विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। तो बताइए दोस्तों, ये डी था तो ये भी क्या हो गया, डी। तो अब इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये डी है तो ये d/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तीसरी भुजा की आधी उसके समानांतर होती है। जब ये d है तो ये SP ये क्या होगी, d/2। तो दोस्तों आपके पास जो PQRS बनकर आया है d/2 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 यानी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हो क्या तो ये वर्ग बनेगा या फिर कह सकते हो ये समचतुर्भुज बनेगा यानी रोम्बस बनेगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन आ गए हैं, आपके सामने दो ऑप्शन आ गए। अब दोनों ऑप्शनों में से आप कैसे क्लियर करोगे कि ये वर्ग बनेगा या फिर ये समचतुर्भुज बनेगा? क्यों? क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेम कहती है कि जिसकी चारों भुजाएं समान वो वर्ग होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान समचतुर्भुज भी होता है। तो दोस्तों इस चीज़ का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? तो ध्यान दीजिए, मैंने बताया था इसके दोनों विकिरण एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ये बात सही है? बोलिए दोस्तों, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि इस बिंदु पर चारों तरफ 90 90 90 के कोण बनेंगे। तो दोस्तों एक बात बताओ, थोड़ा सा मैं लाइन और एंगल्स की बात कर रहा हूँ, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। दो रेखाएं पैरेलल हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। दो रेखाएं पैरेलल हैं, उनको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दोनों अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये बात सही है या गलत है? भाई आपने पढ़ा होगा कि किसी दो रेखाएं समांतर हैं, उनको तिर्यक रेखा काटती है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंत्य कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताना, ये भुजा BD है और ये भुजा RQ है। RQ भुजा है BD के समानांतर है और ये तिर्यक रेखा हो गई। तो दोस्तों जब ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री हो गया। बात तो सही है। अब एक बात बताओ, SR भुजा है वो AC के समानांतर है। SR भुजा AC के समानांतर, ये 90 है तो ये भी 90 हो गया। बात तो सही है ये। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो चतुर्भुज बना है ये वाला, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपने देखी और चारों कोणों के बारे में आप कह रहे हो, आपने तीन कोणों को 90 90 बता दिया। तो दोस्तों चौथा कोण अपने आप क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर भी कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री बनेगा। तो आप क्या बोलोगे, जिसका प्रत्येक भुजा समान और चारों कोण 90 डिग्री होते हैं तो क्या कहलाएगा, वर्ग। ये कोण 90 है तो ये ऐसे ही 90 ये होगा, ये भी 90 होगा और ये भी। तो बताइए दोस्तों फिर आपका समचतुर्भुज होगा या फिर वर्ग होगा? तो आपका जवाब आएगा क्या होगा, वर्ग होगा। हाँ, यदि ये दोनों लंबवत नहीं होते तो क्या बनता भाई, समचतुर्भुज बनता। ये बात सही है। चलिए आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। अब अगली बात करते हैं, चौथा पॉइंट है और चौथा पॉइंट है दोस्तों इसके क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड। क्षेत्रफल और परिमाप। तो ध्यान दीजिए, एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर माप की हैं तो आप कह सकते हो, मान लो एक भुजा A है तो चारों भुजाओं को A1 बोल सकते हो। ये किसी को दिक्कत है? तो पहली बात कर रहे हैं इसके पेरीमीटर की, इसके परिमाप की। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। तो 4 गुना भुजा, यानी एक भुजा कितनी है, एक A तो एक 4 बार आ गया तो A4A हो गया। बात सही है। अब दूसरी इसकी बात करें, इसके क्षेत्रफल की, एरिया की। तो बताइए क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर बोले तो A²। और ये A² कैसे बना है, जैसे ही हमने इसका डायगोनल खींचा, इसका डायगोनल खींचते ही दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, दो समकोण त्रिभुज बन गए, एक ये और एक ये। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यानी 1/2 आधार A है और ऊंचाई भी कौन है दोस्तों, A। तो बताओ ये क्षेत्रफल बना A²/2। A²/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल A²/2 है तो इसका भी A²/2 होगा। तो आधा और आधा जुड़कर 1 हो जाएगा, यानी A²/2 प्लस A²/2 तो बच जाएगा A²। तो आप बोलोगे वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। तीसरा होता है इसका डायगोनल यानी विकिर्ण।
विकीर्ण कैसे निकालते हैं? विकीर्ण होता है रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की छड़। दोस्तों ABCD जो आकृति है उसमें बिंदु A से और C तक, B से और D तक आप अधिकतम साइज की कोई भी छड़ रख सकते हो। इसके अदरवाइज आप A और C, B और D के अलावा कहीं रखोगे तो वो छोटी साइज की होगी। तो अधिकतम साइज कहाँ होती है? A से लेकर C, B से लेकर D, जिनको हम बोलते हैं विकीर्ण। तो विकीर्ण हो गया इसका √2 गुणा भुजा, और भुजा कौन है दोस्तों? A है। अब ये कैसे आया? ये वही बात भाई, आपने बोला कि आप इस भुजा को A बोल रहे हो, इसको A, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताओ, क्या राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? क्योंकि B पे 90 डिग्री एंगल है। आपने बोला चारों कोण समकोण होते हैं, तो आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे तो AC² यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर हो गया आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो सोल्व कीजिए, AC² बराबर 2A²। तो AC की वैल्यू निकाला तो √2A²। तो बताओ √2 ऐसे कैसे आ गया, और A² का अंडर निकला तो A। तो बताओ आप क्या बोलोगे? विकीर्ण हो गया √2 गुणा A। अब चौथा पॉइंट, और चौथा पॉइंट कहता है क्या कि जब इसका विकीर्ण दे रखा है, जब इसका विकीर्ण दे रखा है और आपको क्षेत्रफल निकालना है, विकीर्ण दे रखा है क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करोगे? विकीर्ण का स्क्वायर करके, विकीर्ण का स्क्वायर करके उसमें कितने का भाग लगा दोगे? 2 का। विकीर्ण का स्क्वायर करके 2 का भाग लगाओगे तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा? क्षेत्रफल बन जाएगा। दोस्तों 5वें पॉइंट की बात करते हैं, अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या अर्थात आप वर्ग के अंदर एक वर्त बना रहे हो, उस वर्ग की आपको त्रिज्या निकालनी है। देखना, ये वर्ग था, आप इसके अंदर एक वर्त बना रहे हो, इस वर्त की त्रिज्या बतानी है। और आपको एक और पूछता है, वो क्या है? एक बाह्य वर्त की त्रिज्या और पूछता है। क्या पूछता है? बाह्य वर्त की त्रिज्या। तो दोनों त्रिज्या कैसे निकालें? आप मुझे बताओ, ये भुजा आपकी A है तो ये भी A है, ये भी A, ये भी A। तो ये भुजा वर्त का व्यास कहलाएगी। जो मैंने अभी खींचा है ये वाली अक्ष क्या कहलाएगी? वर्त का व्यास कहलाएगी। और आपको पता है यदि आप ऐसे खींचते हो, ये वाला भी वर्त का व्यास कहलाएगी। तो बताओ, ये तो इसका हो गया केंद्र, और ये क्या अंतःवर्त की सारी चारों की चारों त्रिज्याएं हैं या नहीं है? तो टोटल ये भुजा है वो A लंबाई की है, और A लंबाई टोटल इसका व्यास कहलाएगी, और व्यास का आधा इसकी त्रिज्या है। तो बताओ अंतःवर्त की जो त्रिज्या होगी वो भुजा का क्या हो जाएगी दोस्तों? आधा हो जाएगी, भुजा का आधा हो जाएगी। ऐसे ही छठे पॉइंट की बात करूँ तो वो होता है बाह्य वर्त की त्रिज्या। बाह्य वर्त की त्रिज्या, और बाह्य वर्त की त्रिज्या कैसे निकालोगे? ध्यान दीजिए, मैं दोनों डायग्राम फिर से बना देता हूँ एक बार, ध्यान दीजिएगा आप लोग। सॉरी, ये अंतःवर्त बन गया। ऐसे ही यदि इसका बाह्य वर्त बनाऊं मैं, तो बाह्य वर्त इसके शीर्षों को स्पर्श करता हुआ जाएगा। बाह्य वर्त इसके शीर्षों को स्पर्श करता हुआ निकलेगा, अंतःवर्त इसकी भुजाओं को स्पर्श करता हुआ जाता है। तो भाई आपने अंतःवर्त की जो त्रिज्या निकाली है, ये इसका सेंटर था, ये उसकी R थी, ये R थी, ये R थी, और ये भी क्या थी? R। तो बताओ इसकी R भुजा का आधा, जो टोटल ये भुजा A है, तो A का आधा कौन बन जाएगी? R बन जाएगी। ऐसे ही एक बात बताओ, यदि इस वर्ग के दोनों विकीर्णों को मैं मिला दूं तो दोनों विकीर्ण उस वर्त के लिए क्या बन जाएंगे? व्यास बन जाएंगे। दोनों विकीर्ण वर्त के लिए क्या बन जाएंगे दोस्तों? व्यास बन जाएंगे। तो आप बोलोगे ये यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल R बाह्य वर्त की होगी। भाई बाह्य वर्त की भुजा त्रिज्या को मैंने कैपिटल R से डिनोट कर दिया। तो बताओ बाह्य वर्त की जो त्रिज्या होगी, ये वाली अक्ष है, तो ये विकीर्ण का आधा हो गया। तो आप बोलोगे बाह्य वर्त की त्रिज्या होती है विकीर्ण का आधा, विकीर्ण का आधा, विकीर्ण का आधा। ये बात समझ में आ गई। अब 7वां पॉइंट जो एग्जाम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है, क्या? अंतःवर्त, अंतःवर्त और बाह्य वर्त, बाह्य वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात। चाहे डाटा कुछ भी दे आपको, त्रिज्याओं का अनुपात, चाहे डाटा कुछ भी पकड़ाए, भाई क्षेत्रफल दे दे, कुछ भी दे दे, आपसे ये पूछ लेगा कि अंतः और बाह्य वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों सुनिए, अंतः होता है भुजा का आधा, और बाह्य जो वर्त होता है वो विकीर्ण बटा 2 होता है, विकीर्ण बटे 2 होता है। ये बात आप लिख रहे हो अभी, बात सही है।
क्या इन दोनों में मैं रेशियो बनाना चाहूँ तो आप क्या बोलोगे? देखना, विकीर्ण की जगह भाई, विकीर्ण आपने भी पढ़ा है √2 गुना भुजा, तो मैं इसकी जगह लिख दूँ √2 गुना भुजा। ये बात सही है। और बटे में कितने हैं? 2। ये वाला लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? तो अब आप इसको सोल्व करिएगा। 2 से 2 गया, इस 2 से 2 गया, ए से यानी भुजा से भुजा गया, तो इधर बच गया 1 और इधर बच गया √2। तो आप मुझे एक बात बताना, अंतः और बाह्य वर्त की जो त्रिज्याएं हैं उनका अनुपात आया 1:√2, 1:√2। और 8वें पॉइंट की बात करूं, अंतः और बाह्य वर्त की क्षेत्रफलों का अनुपात। किसका अनुपात? क्षेत्रफल का अनुपात। और भाई आपको पता है, अभी पढ़ाया नहीं है वर्त, लेकिन अंतः और बाह्य वर्त के क्षेत्रफलों का आपको अनुपात पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल होता है वर्त का πr²। πr², पाई दोनों जगह सेम होती है, कटती है, r का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करना है, अनुपात √2 का स्क्वायर करना है। तो दोस्तों आप इसको सोल्व करोगे तो 1:2। और ये बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे गए हैं कि अंतः और बाह्य वर्त की त्रिज्याओं का अनुपात होता है 1:√2, और अंतः और बाह्य वर्त के त्रिज्याएं तो 1:√2 होगी। क्षेत्रफलों की बात करें तो वो हो गया 1:2 हो गया। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट कह रहा है कि वर्ग का एक विकीर्ण वर्ग को 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। सुनना भाई बात ध्यान से, ये वर्ग खींचा, इसका एक विकीर्ण खींच दीजिए। ये जैसे ही विकीर्ण खींचा तो टोटल क्षेत्रफल को ये 1/2 करेगा, अर्थात आधा आधा करेगा। ऐसे यदि दोनों विकीर्ण खींच दूं मैं, तो दोनों विकीर्णों का क्या होता है दोस्तों? टोटल का 1/4, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ भाई, टोटल का 1/4 हिस्सा हो जाएगा। किसी को दिक्कत है? अब इसके आगे जो पॉइंट की बात करते हैं वो ध्यान दीजिए। 5वां पॉइंट है, सॉरी 6ठा पॉइंट है। 6ठा पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ग के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु लेते हैं हम, वर्ग के अंदर कहीं पर भी एक बिंदु लेते हैं। जैसे मैंने ABCD बोला, ये वर्ग है, और इसके अंदर कहीं पर भी मान लो यहाँ पर एक बिंदु ले लिया मैंने O, और इस बिंदु को मैं चारों शीर्षों से मिला दूँ, इस बिंदु को मैं चारों शीर्षों से मिला दूँ, तो यहाँ क्या कंडीशन बनती है ध्यान देना एक बार। और ये मैं समांतर चतुर्भुज और आयत में भी पढ़ा चुका हूँ, समांतर चतुर्भुज और आयत में भी। इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है, इसका A4 है। ये बात सही है? तो मुझे बताओ, ये जहाँ एक बिंदु लिया है वो O बिंदु है, तो आप यहाँ से 2 कंडीशन कह सकते हो। एक, OA का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर के। एक बात तो ये कह सकते हैं जो भुजाओं से रिलेटेड है। और दूसरी में क्या कह सकता हूँ कि A1 का और A3 के क्षेत्रफल का योग, A1 और A3 के क्षेत्रफल का योग बराबर होगा A2 और A4 के क्षेत्रफल के योग के बराबर। ये वाली दोनों बातें मैं आपको समांतर चतुर्भुज और आयत में पढ़ा चुका हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। 7वां पॉइंट क्या है? ध्यान दीजिए। 7वां पॉइंट है कि वर्ग की किसी भी भुजा को आधार मानकर, वर्ग की किसी भी भुजा को आधार मानकर बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ABCD है। आपने AB भुजा को आधार मानकर एक ABE त्रिभुज खींचा। ऐसे ही एक वर्ग और लीजिए आप लोग, और आप इस ABCD में AD भुजा को आधार बनाइए, और आप इस तरीके से एक ट्राइंगल खींचिए। तो आपने दोनों आकृतियों में देखा कि जो त्रिभुज खींचा है, जो त्रिभुज बनाया है, उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो टोटल क्षेत्रफल का आधा होता है, टोटल क्षेत्रफल का आधा। यानी इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा उसमें आधा हिस्सा तो इस त्रिभुज का होगा और आधा हिस्सा इन दोनों भागों का होगा। ये बात सही है, ये पहले पढ़ा चुका हूँ। आधा हिस्सा इस वाले भाग का और आधा इन दोनों भागों का है, ये बात सही है। आगे पॉइंट देखते हैं, 8वें नंबर का पॉइंट। और 8वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है, ध्यान दीजिए। वो कह रहा है कि एक विकीर्ण था, सॉरी एक वर्ग था, वर्ग के चारों विकीर्ण आपने खींचे, चारों विकीर्ण आपने खींचे, और चारों विकीर्णों का मिड पॉइंट था O। अब नामकरण कर रहा हूँ ABCD, और मैं कह रहा हूँ कि AO, OB, OC, OD, AO, OB, OC और OD, इन सभी भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिला दो। इसका मिड पॉइंट्स, OC का मिड पॉइंट ये रहा,
OD का मिड पॉइंट ये रहा, OA का मिड पॉइंट ये रहा और OB का मिड पॉइंट ये रहा। इन मिड पॉइंट्स को आप मिला दीजिए और इन मिड पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास एक आकृति और बनकर आ जाएगी, एक आकृति और बनकर आ जाएगी। तो आपसे पूछा क्या गया कि टोटल वर्ग का और इस आकृति के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आप बोलोगे इसको PQRS बोल दीजिए। तो आप बोलोगे PQRS का क्षेत्रफल अनुपात किसके साथ बताना है, वो बताना है ABCD के क्षेत्रफल के अनुपात। तो देखिए आप कैसे करोगे, एक बात बताइए मुझे। आप ABO ट्राइंगल को पकड़िए, ध्यान देना, काफ़ी बढ़िया बात है। ABO और आपने दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स लिए हैं। आप इसका मिड पॉइंट ये ले लिया। तो मुझे एक बात बताना, ये भुजा इस भुजा के समानांतर व इसकी आधी होती है, ये बात आप सही कह रहे हो या गलत कह रहे हो। तो मुझे एक बात बताना, आपको मैं ट्राइंगल में पढ़ा चुका हूँ, इसका एक क्षेत्रफल है, इसका 3 क्षेत्रफल, टोटल इससे कितने होते हैं 4। ये यदि आपको बात अभी समझ में नहीं आई तो आप जो एक वीडियो था मैंने डाला था क्वेश्चनों से रिलेटेड, उसमें आप देखना। और समबाहु त्रिभुज, इन सभी त्रिभुजों में भी मैंने इस बात का जिक्र किया था, तो ध्यान देना एक बार। इसका क्षेत्रफल 3 है तो इसका क्षेत्रफल हो गया 1। ऐसे ही इसका क्षेत्रफल 3 है तो इसका हो गया 1, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 1 है, इसका 3 है। तो बताओ अंदर वाले पार्ट्स का क्षेत्रफल हो गया 1 1 1, जोड़ोगे तो 4 और बाहर वाले का 3 3 3 तो 12। और रेशियो बनाइए दोस्तों 1:3। तो बताओ आपका जो अनुपात आया है वो कितना आया है, 1:3। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए। दोस्तों अब बात करते हैं इसके प्रश्नों की, और प्रश्न देखना। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक वर्ग का विकिरण की लंबाई a सेंटीमीटर है, यानी जो विकिरण दे रखा है वो कह रहा है विकिरण की लंबाई है a सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल। डायरेक्टली आप ज्ञात कर सकते हो दोस्तों, क्षेत्रफल निकालना बताया था कि जब आपको विकिरण दे रखा है, विकिरण का स्क्वायर बटे में 2, तो विकिरण कितना है 1, तो आप बोलोगे a²/2। आपका आंसर कितना आ गया डायरेक्टली। ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों वो करवा रहा हूँ जो एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्गों का परिमाप 24 और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप। मतलब 2 वर्ग हैं, उन दोनों का क्षेत्रफल निकालो, उन दोनों को जोड़ो और जोड़ने के बाद जो क्षेत्रफल बने वो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा। कहने का मतलब एक ये वर्ग है, इसका जो भी क्षेत्रफल आए, एक ये वर्ग है, इसका जो भी क्षेत्रफल आए, इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ दो तो आपके पास एक तीसरा वर्ग बनेगा। और इस तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो इसका आपको क्या बताना है, परिमाप यानी पैरामीटर बताना है। तो चलिए क्या कह रहा है, दोनों का परिमाप बताया 24। परिमाप होता है दोस्तों 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। भुजा A1 मान ली, इसका मतलब है 24। तो बताओ A1 की वैल्यू आ गई 4 छिका 24। A1 की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे का परिमाप बताया 32, 4 गुना A2 यानी भुजा दूसरे नंबर की मान ली 32। तो बताओ 4 × 32, तो A2 की वैल्यू आ गई कितनी 8। ये बात सही होगी। तो आपको क्या बोला कि दोनों के क्षेत्रफल का योग, जो तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा पहले दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो इसका वर्ग होगा भुजा का स्क्वायर यानी 6 का 36 हो गया, इसका हो गया 8 का 64। तो बताओ तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कोई सा भी वर्ग हो यार, हमेशा क्या होता है भुजा स्क्वायर ही होता है। तो भुजा स्क्वायर बराबर 36 और 100 6400 हो गई। तो भुजा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई तीसरे वर्ग की 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई होगी। जब तीसरे वर्ग की भुजा 10 आई तो उसका फिर परिमाप की बात करूँ तो परिमाप तो 4 गुना भुजा होता है। तो बताओ 4 गुना भुजा यानी 10, तो आंसर कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। कितना आ गया दोस्तों 40 सेंटीमीटर। देखिए अगला क्वेश्चन तीसरे नंबर का। तीसरा क्या कह रहा है, किसी वर्ग का विकिरण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकिरण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। सुनना, एक ये वर्ग था आपका, इसका विकिरण था 4√2 और एक अन्य वर्ग है ये रहा, इसका विकिरण आपको बताना है। लेकिन क्या बोला कि इसका जो क्षेत्रफल मान लो 10 है तो इसका कितना हो गया 20। यही तो कह रहा है पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है। तो इसके विकिरण की माप बताओ कितना लंबा विकिरण होगा। तो सुनो क्या करें, पहले वर्ग का विकिरण दे रखा आपको 4√2,
तो भाई पहले वर्ग की बात कर दूँ, पहले का यदि मैं क्षेत्रफल निकालूँ, पहले का क्षेत्रफल निकालूँ तो आप बोलोगे विकीर्ण का स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर और बटे में हो गए 2, तो आप इसको सॉल्व करोगे, 4 चौक 16, √2 से √2 तो आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर दूसरे की बात करें तो दूसरे का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा भाई, दूसरे का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी उसका दुगना हो गया। और विकीर्ण निकालना है दूसरे का, तो विकीर्ण के रूप में इसका क्षेत्रफल का सूत्र बताना, विकीर्ण का स्क्वायर होता है, विकीर्ण का स्क्वायर बटे में 2 और बराबर में हो गए 32। तो बताओ विकीर्ण की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से तो 64 हो गया, 32 दूनी 64, स्क्वायर हटाया तो रूट। तो बताओ दूसरे का विकीर्ण कितना आया, 8 सेंटीमीटर। दूसरे का विकीर्ण कितना आया दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यान देना। दो वर्गों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर। अभी मैंने योग का क्वेश्चन करवाया है और अब क्वेश्चन है अंतर का। कहने का मतलब एक वर्ग ये, एक वर्ग ये, इन दोनों के क्षेत्रफल का अंतर कर दूं तो अंतर के बराबर में जो क्षेत्रफल आए वो तीसरे वर्ग का होगा, यही तो बात है। तो सुनिएगा, कह रहा है पहले वर्ग का परिमाप है 40, तो आप बोलोगे 4 गुना भुजा A1 बराबर है 40, तो 4 से कटा A1 की वैल्यू आ गई दोस्तों 10, A1 की वैल्यू आ गई 10। पहले वर्ग की भुजाई 10। दूसरा कह रहा है दूसरे वर्ग की भुजा, तो A2 मान लो ये है 32 परिमाप, तो बताओ 4 × 32, दूसरे वर्ग की भुजा A2 कितना आ गया 8। ये बात सही है। अब क्या कह रहा है, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर है। तो भाई आप क्या बोलोगे, तीसरे वर्ग का जो परिमाप होगा, तीसरे वर्ग का परिमाप बताना है, लेकिन क्षेत्रफल की बात कर रहा है। तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है दोनों के अंतर के बराबर है, दोनों के अंतर के बराबर है। पूरी बात लिखने की जरूरत नहीं है भाई, अंतर के बराबर। तो बताओ तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल वही होगा भुजा स्क्वायर, बात सही है। 10 का क्षेत्रफल होता है 100, 10 का क्षेत्रफल हो गया 100, 8 का हो गया 64, 100 माइनस 64 तो ये हो गया 36। तो बताओ भुजा कितनी आ गई, फिर भुजा आई √36 का 6। बात समझ में आ गई होगी। तो परिमाप हो गया दोस्तों, परिमाप हो गया 6 गुना 4 यानी 4 गुना भुजा, तो भाई 24 सेंटीमीटर। कितना आया, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बात सही होगी, आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्गों के परिमाप क्रम से। देखना भाई क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन यहाँ वर्गों की संख्या बढ़ा दी मैंने। 5 वर्गों का परिमाप है 24, 32, 40 और 76 और 80 सेंटीमीटर। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, मतलब 5 वर्गों का क्षेत्रफल जितना होगा उन सभी को यदि मैं मिला दूं तो एक बड़ा वर्ग बनेगा, और उस बड़े वर्ग का आपको परिमाप बताना है। तो देखना, पहले की भुजा A1 मानी थी, इसका मतलब आया 24 सेंटीमीटर, तो A1 की वैल्यू आ गई भाई 6 सेंटीमीटर। A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे का है 32, 4 गुना दूसरे नंबर की भुजा A2 मान लो, तो ये हो गया A2 का वैल्यू हो गया 8। A2 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 8, 4 × 32 हो गया। फिर कह रहा है 40, 4 गुना A3, तीसरे वर्ग का A3, इसका है 40, तो भाई A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10। A3 की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। फिर कह रहा है 76 सेंटीमीटर, 4 गुना A4 बराबर है 76, तो आप A4 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, 4 से काटोगे, 4 एकम 4 बच गए 3, 4 नाम 36, बताओ कितना आ गया 19। फिर बच गया 5वां, 4 गुना A5 और इसका मतलब है 80, तो A5 की वैल्यू निकालोगे तो ये आ गया 4 दूनी 8, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। 5 वर्गों की भुजाएं निकाल ली आपने, 5 वर्गों की भुजाएं निकाली और कह रहा है कि इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर एक कोई क्षेत्रफल है। तो भाई इसका देखना 36, 8 का 64, 10 का 100, 19 का 361, 20 का 400, जोड़ दो। इन 5 को जोड़ोगे तो एक बड़ा क्षेत्रफल बनेगा। 6 4 10 और 1 11 हो गया, 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 1 हो गया, 4 3 7 और 1 8 1 9, 961 हो गया, 961। भाई 5 वर्गों का जो क्षेत्रफल आया है वो कितना आया, 961। तो आप क्या कह सकते हो,
क्षेत्रफल बराबर आया 961 और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 961। तो बताओ भुजा कितनी आ गई 31। क्यों? क्योंकि आपने 961 का वर्गमूल निकाला। तो परिमाप बताओ, फिर परिमाप की बात कर दो तो परिमाप होगा दोस्तों 31 गुणा 4 यानी 4 × 12 124। कितना होगा 124। ऑप्शन नंबर सी बात सही है। छठे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आसान क्वेश्चन है, पूछा भी गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि दो वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात है 225 अनुपात 256, तो उनके परिमापों का अनुपात। भाई भुजा फर्स्ट का स्क्वायर बटे दूसरे का क्षेत्रफल हो गया भुजा दूसरे नंबर का स्क्वायर, और इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात आया है 225 बटे 256। बात सही है। तो इन दोनों का स्क्वायर हटा दूंगा तो भुजा फर्स्ट अनुपात भुजा सेकंड, बटा बोलूं या अनुपात बोलूं दोनों का मतलब एक ही है। तो आप इसके ऊपर अंडर रूट लगाओगे तो 225 का हो गया 15 और 256 का वर्गमूल हो गया 16। बात सही है। फिर इसने क्या बोला परिमापों के बारे में, क्या बोला है परिमापों के बारे में। तो परिमाप होता है 4 गुना भुजा, परिमाप होता है दोस्तों 4 गुना भुजा। तो पहले का 4 गुना भुजा करोगे, 4 गुना भुजा कितनी है 15 अनुपात, दूसरे की करोगे 4 गुना भुजा, भुजा कितनी है 16, 4 से 4 कटा तो आपका आंसर आया 15 अनुपात 16। 15 अनुपात 16 उसके परिमापों का क्या आंसर आ गया 15 अनुपात 16। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का बढ़िया क्वेश्चन है। 7वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकीर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान देना भाई, कौन से 7वें नंबर का कह रहा है। एक वर्ग ये है और एक वर्ग की बात कर रहा है वो जो इसके विकीर्ण पर खींचा गया है, जो इसके विकीर्ण पर खींचा गया है। विकीर्ण पर तो इस तरीके से खींचोगे आप, बात सही है। तो आपके पास एक बना ABCD, एक तो ये बना, और विकीर्ण की बात करूँ ACD और F। तो आपको बताना है ABCD का क्षेत्रफल अनुपात ACDF का क्षेत्रफल, सॉरी ये D मत लो, ACEF ले लो, EF का क्षेत्रफल। ये दोनों का आपको रेशियो बताना है। यही तो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकीर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई ये भुजा मान लो A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी A होगी, सही बात है। लेकिन बड़े वर्ग की भुजा तो ये वाली है जो इसका विकीर्ण कहलाएगा, और विकीर्ण होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। ये √2A है तो ये भी √2A होगी, ये भी √2A होगी, और ये भी √2A होगी। दोनों की भुजा मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर मतलब A स्क्वायर, बात सही है। और ACEF का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वही भुजा स्क्वायर, तो इसकी भुजा कौन है √2A स्क्वायर, बात सही है। आप सोल्व कीजिए, A स्क्वायर √2 का 2A स्क्वायर, और A स्क्वायर से A स्क्वायर कटा तो दोस्तों आपका आंसर आया 1:2, 1:2। बात सही आ गई। तो ऑप्शन नंबर दूसरे नंबर का यानी B ऑप्शन आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल है 25। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का स्क्वायर है, बात सही है। एक वर्गाकार का क्षेत्रफल है 25 वर्ग किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। भाई एक बात बताओ, इसका क्षेत्रफल बताया, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी A स्क्वायर बराबर में आ गया 25। तो भाई A बराबर में कितना हो गया 5, A बराबर में 5 आ गया, ये बात सही है। और आपको ये वो पूछ रहा है कि इसका एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर का मतलब होता है परिमाप, तो परिमाप निकालें, और परिमाप होता है 4 गुना भुजा। तो देखो एक चक्कर में वो 5, ये भुजा भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 5 5 10 15 15 20, तो टोटल कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा दोस्तों, 20 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और वो पूछा है कि उसकी गति है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो काट दो, 3 का भाग लगा दो। भाई दूरी होगी 20, समय हो गया 3, तो आप दूरी होगी 20,
चाल हो गई 3। तो आपसे समय तो पूछा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 20, चाल है 3, तो आपके आंसर आए 6 सही 2/3। और 6 सही 2/3 को कन्वर्ट करोगे तो देखो 6 घंटे पूरे पूरे हैं, लेकिन ये 2/3 घंटे हैं, इसको मिनटों में बदलोगे तो 2/3 को आप क्या करोगे, 60 से गुना कर दो, 3 दूनी 20, बताओ कितनी मिनट आ गई, 40। तो आप बोलोगे 6 घंटे और 40 मिनट, 6 घंटे और 40 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 नंबर का यानी सी ऑप्शन है। अब आगे क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा, 9वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि PQRS, कह रहा है PQRS, PQRS के बारे में क्या बोला, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD क्रम से PQ QR RS SP के मध्य बिंदु, PQ QR SP इनके मध्य बिंदु हैं, तो बनने वाला वर्ग ABCD, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो आपको पता है मध्य बिंदुओं को मिलाने से वर्ग ही बनेगा, ये बात तो सही है, मैं समझा चुका हूँ। तो पूछ रहा है ABCD का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आपको बताया गया कि ये भुजा टोटल 10 है और ये बिंदु मिड पॉइंट ले रहे हो, तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, बात सही है। ऐसे मुझे बताना ये टोटल 10 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये बात सही है। और आपको ना ABCD का परिमाप निकालना है, और ये भुजा आपस में चारों बराबर है, तो कोई सी भी एक भुजा मिल जाए तो हम परिमाप बता सकते हैं। देखो कैसे, आप यदि PA, ये कौन था, ABCD, ये D था, ये कौन था, D था। PAD की बात करें, त्रिभुज PAD में की बात करें, तो आप एक बात बताना मुझे, ये भुजा आपने 5 बताई, क्यों, क्योंकि टोटल 10 है जिसका ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट की वजह से 5 होगा। ये टोटल 10 है जिसका ये मिड पॉइंट है तो ये 5 होगा, ये 5, ये 5, और यहाँ एंगल 90 डिग्री है, यहाँ एंगल 90 डिग्री। कहने का मतलब आपका एक ट्राइंगल इस तरीके से बनकर आया PAD, और ये 5 है, ये 5 है, तो आप ये भुजा नहीं निकाल सकते क्या। और यदि आपने ये भुजा निकाल ली तो ये भुजा जितनी ये उतनी ये उतनी ये, और आप चारों को जोड़कर परिमाप बता देना। तो बताओ पाइथागोरस पर में यूज करोगे तो क्या बोलोगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर कौन है, AD, स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस इस 5 का स्क्वायर 25, और 25 से 25 50 हो गए। तो कर्ण की वैल्यू निकालोगे तो 50 का रूट, 50 का रूट। अब 50 का रूट आप खोलोगे तो आप बोल सकते हो 2 गुना 25, 2 गुना 25, 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है, तो 5 रूट 2, 5 रूट 2। तो आप क्या बोलोगे, सर ये भुजा 5 रूट 2 है तो ये भी 5 रूट 2 होगी, ये भी 5 रूट 2 होगी, और ये भी 5 रूट 2 होगी। तो बताइए दोस्तों उसका परिमाप क्या होगा, फिर परिमाप होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, भुजा होगी 5 रूट 2, तो 5 होगा 20, आंसर आ गया 20 रूट 2 सेंटीमीटर। आंसर कितना आया, 20 रूट 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर B। चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम आगे फिर आपके साथ एक नए वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।